नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी हूं। ये लल्लन टॉप का दक्षिण भारतीय राज्यों पर केंद्रित कार्यक्रम आरवम है। एक नेता है जो पांव पांव यात्रा पर निकला है और एक राज्य में पहुंचकर ये कहता है कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले हुए हैं। कहने को दोनों विरोधी दल के नेता हैं, पर इधर से ये फोन करते हैं, उधर से सीधे प्रधानमंत्री फोन उठाते हैं और फिर प्रधानमंत्री आपके मुख्यमंत्री को बताते हैं कि करना क्या है। राहुल गांधी का यह बयान टीआरएस के सुप्रीमो और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के ऊपर। उधर एक राज्य है केरला, जहां पर एक कत्ल की कहानी है जो हर घर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रीष्मा नाम की नौजवान लड़की, जिस पर इल्जाम है कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जड़ी बूटियों में जहर मिलाकर, जो खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक थे, पिला दिया। पकड़ी गई तो खुद भी जहर खाकर, जो सफाई में इस्तेमाल होने वाला तत्व होता है, उसको खाकर जान देने की कोशिश की और पूरा राज्य सन्न है। चर्चा हो रही है इस विषय पर। उधर एक राज्य में उत्सव का माहौल है, राज्योत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 के दिन जब भाषिक आधार पर पहली मर्तबा राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो ये राज्य अपने मौजूदा स्वरूप में अस्तित्व में आया। राज्य का नाम कर्नाटक है। इस मौके पर तमाम नामचीन हस्तियों को सम्मानित किया गया। पुनीत राजकुमार, जिनका असमय निधन हुआ, उनका जिक्र हुआ। कई बड़े लोग पहुंचे। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? क्या है हिस्ट्री? कि बस के एक टिकट में जय महाराष्ट्र लिख दिया जाता है तो कर्नाटक में वो अस्मिता का एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। महाराष्ट्र से कुछ लोग झंडा ढोके जाते हैं और राज्य की सीमा पर उनको रोक लिया जाता है। तो कौन सा पुराना दशकों सीमा विवाद है जिसको लेकर अभी भी बात है। और आखिरी में चर्चा करेंगे कि काशी और तमिलनाडु के बीच ये जो तमिल समागम को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार कोशिश शुरू कर रही है, उसके सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक निहितार्थ क्या है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। हम सब जानते हैं कि बीजेपी लगातार तमिलनाडु में अपनी जमीन बनाने की कोशिश कर रही है। आपने इसी कार्यक्रम में कई एपिसोड्स पहले अन्नामलाई से बातचीत भी सुनी थी, जो आईपीएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी में आए और नौजवान प्रदेश अध्यक्ष हैं। और भी कई प्रसंगों पर हमने बात की थी, तो इन 4 पर बात करेंगे। बातचीत में हमारे साथ हमेशा की तरह होंगी हमारी वरिष्ठ सहयोगी अक्षिता नंदगोपाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सीनियर जर्नलिस्ट अक्षिता। हाय सौरभ, आप ऑफिस में नहीं हो, मैं भी ऑफिस में नहीं हूँ। यस, आई एम इन शिमला टू कवर हिमाचल इलेक्शंस एंड आई बिलीव यू आर गोइंग फॉर इंडिया टुडे वेस्ट कॉन्क्लेव टू मुंबई। मुंबई जा रही हूँ, अभी तो नोएडा में ही हूँ। वेरी नाइस। तो आज हम सब घर से जुड़े हैं और हमारे साथ जुड़े हैं बेंगलुरु से नागार्जुना, हमारे मशहूर गायक, पत्रकार, दोस्त। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आरवम में। नागार्जुन जी, मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं, हालांकि मेरे स्कूल के कई दोस्त जिन्होंने बीटेक में मुक्ति पाई, वो बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में रहते हैं, रिश्तेदार भी रहते हैं अब तो। पर मैं आरवम के इस एपिसोड की तैयारी करते वक्त पहली बार जान पाया कि राज्योत्सव जैसी चीज होती है वहां पर, और ये इतने बड़े जश्न का माहौल होता है। फिर हमारे न्यूज रूम में जीशा हैं, उन्होंने भी बताया कि ये पहली बार है कि मैं 1 नवंबर के दिन दफ्तर में हूं और काम कर रही हूं। ये तो छुट्टी का दिन है, उत्सव का दिन है। तो जरा हम उत्तर भारतीयों को विस्तार से बताइए इसके बारे में, क्योंकि 1 नवंबर को राज्य तो कई बने हैं। छत्तीसगढ़ भी बना, पंजाब भी बना, हरियाणा भी बना, पर जैसे राज्योत्सव की धूम भाई साहब आपके राज्य की है नहीं कहीं। पहले ही मैं सब व्यूअर्स को मैं एक गाने के मुताबिक शुरू करूंगा, जो हिंदी और कन्नड़ दोनों एक ही है, जो बप्पी लहरी का यार बिना चैन कहा है। मशहूर सिंगर नागार्जुना, प्लीज आन दो। आपने भी सुना होगा सौरभ जी, यार बिना चैन कहा रे। इन कन्नड़, प्रीति नन्नु सिरू सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, ಚಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರ ಮುತ್ತು ಕೆಂಪು ಹವಳ ಆಜ ಪ್ಯಾರ್ कर ले सुख ನೀಡುವುದೇ। वेरी नाइस। तो ये जो बप्पी लहरी का गाना हिंदी में बॉलीवुड में मशहूर है, वो कन्नड़ा में भी है, तो उससे मैंने शुरुआत की राज्योत्सव के बारे में। राज्योत्सव एक माहौल बना हुआ है। आज परसों जो हुआ था, आपने देखा होगा, कर्नाटक रत्ना भी एक अवार्ड दिए हुए थे सरकार ने। और एक कर्नाटक सरकार जो भी है, वो बीजेपी है, कांग्रेस है, जेडीएस हो, उनका एक मकसद है जो कन्नड़ अस्मिता जो जगाना अंदर लोगों का, और लोगों को सिखाना। कन्नड़ा भी एक लैंग्वेज है। आप जिसको भी नॉर्थ इंडिया से बात करेंगे, उनको तमिल के बारे में जानकारी है, तेलुगु के बारे में जानकारी है,
क्योंकि काफी सारे मूवीज भी सॉफ्ट पावर भी नॉर्थ इंडिया में वर्क होता है, जैसे रजनीकांत है, जैसे प्रभास है अभी नए वाले, तो अरे उनके अभी तो लेकिन कांतारा है, केजीएफ है। अभी इस साल में तो कन्नड़ा मूवी अच्छे बने हैं हाँ। बॉलीवुड में। राम सेतु और वो क्या है, थैंक गॉड या कौन सी गॉड, हाँ वो सब तो मतलब उनको हटा के कंतारा को लगाए जा रहे हैं नॉर्थ इंडियन सिनेमा हॉल्स में। इस महीने मैं बिल्कुल अग्री करता हूं आपसे, बट जो सालों सालों से दशकों से जो हमारी जो एक प्रॉब्लम थी, हमारी रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी, जिस जिस प्रकार हमें मिलना था, जिस प्रकार जो पोटेंशियल है कर्नाटक का पूरी दुनिया पूरी देश में, हमारा रिकॉग्निशन नहीं था। साउथ इंडिया मतलब लुंगी पहनने वाले, साउथ इंडिया मतलब नारियल पीने वाले, कर्नाटक में वो नहीं है। कर्नाटक में लुंगी नहीं पहनते, लुंगी इज समथिंग विथ चेकर्ड टेक्स्ट, चेकर्ड बॉक्सेस। कर्नाटक में there's something called panche, which is pure white silk. We wear it. It's also something like a lungi, but it is more traditional. It is not a lungi. So जब everyone in South India say लुंगी वाले, आप भी लुंगी वाले हो, नारियल पीने वाले हो, वो नहीं वो है। लुंगी डांस जैसे गाना बेचते हैं। हाँ ऐसे। तो कन्नडिगास को एक जानकारी हुआ था, क्या हुआ, जब 1956 में मैसूर स्टेट बना हमारा, 20 साल के बाद अराउंड 1970 1980 तक जो अन्य राज्य के लोग हैं इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उन लोगों ने उनका सेलिब्रेशंस कर रहे थे, उनका एक स्टेट फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट कर रहे थे, उनका खुद का फ्लैग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो आखिर कन्नडिगास को लगा, अरे दूसरे राज्यों के लोग आके हमारे राज्य में सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारा खुद का क्या है। तो 1965 में एक वरिष्ठ नेता थे कन्नड़ा के रीजन में, एम राममूर्ति, उनको ख्याल आया कि हमारा फ्लैग भी होना चाहिए, हम भी दिखाना है, हमारा एक कर्नाटक एक बड़ा स्टेट है, बड़ा राज्य है, हमारा एक आइडेंटिटी है। तो एक कन्नड़ा फ्लैग क्रिएट करते हैं 1965 में। वो सिर्फ येलो होता है, येलो इज अ सिंबल ऑफ टर्मरिक दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ इन कर्नाटका। तो एक येलो फ्लैग के अंदर कन्नड़ा स्टेट बॉर्डर ड्रॉ करते हैं, वो सब जगह बांटते हैं, बट ओवर द इयर्स ऑफ टाइम इट शिफ्ट्स फ्रॉम येलो एंड रेड। अभी जो आप देखते हैं कर्नाटका फ्लैग, कन्नड़ा फ्लैग, इट्स ऑफ येलो एंड रेड, एंड इट्स वन ऑफ द ओनली फ्यू स्टेट्स इन इंडिया जहां एक राज्य का खुद का फ्लैग है जो गवर्नमेंट हॉइस्ट करता है नवंबर 1 में। और बहुत प्राइड लेते हैं उसमें। अगर आप राज्योत्सव के टाइम में जाओगे बैंगलोर, पूरे जगह में ये फ्लैग सब जगह दिखेंगे। वेरी नाइस। तो सौरभ, आई वांट टू टेल यू, इस बार एक बड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ कर्नाटक राज्योत्सव में। 1,60,00,000 लोग एक साथ मिलके 6 कन्नड़ा गाने गाए, हवाई जहाज में गाए, समुद्र के बीच में जो फिशरमैन है वो गाए, लैंड के अंदर जो बाकी सारे हम सब थे हम गाए, मैंने खुद गाया, चीफ मिनिस्टर ने गाए, सब ने गाए। 1,60,00,000 लोग कन्नड़ा गाना गा रहे थे इस बार नवंबर 1। थोड़ा भाई साहब एक गाना कोई उसमें से सुना दीजिए और उसका अर्थ भी बता दीजिएगा बेसिक। तो आपका एंथम ही गाओ ना नागार्जुन। Anthem, I have to stand and all that, so I'll give you the 6th song that was one of the most famous. Wait, there's a Karnataka anthem जिसको जैसे हम लोग नेशनल एंथम गाते हैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ खड़े होके अटेंशन में, वैसे ही गाया जाता है। यस, इसी को वैसे ही गाया जाता है, हर गवर्नमेंट इवेंट में इसको गाया जाता है। इट्स 2 मिनट 30 सेकंड का एक टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है और इसमें एक स्पेसिफिक ट्यून भी है। और इस नाड़गीते जो है बोलते स्टेट एंथम, इट शोकेसेस द बाउंडीफुलनेस ऑफ कर्नाटका, जहाँ एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, स्पोर्ट्स है, इट्स लिटरेचर है, इट शोकेसेस द होल वेराइटी ऑफ कर्नाटका। बट जो गाने के बारे में बात कर रहे थे, एक मूवी है राजकुमार की, वरिष्ठ कन्नड़ा एक्टर है, दादा साहेब फाल्के अवार्डी भी है उनका। एक राजकुमार जिनको वीरप्पन ने पकड़ा, 2002 में वीरप्पन ने पकड़ा था, उनके मूवी का गाना है, ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡನಾಡಲ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಲ್ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು। इसका मतलब है if you are born, you have to be born in Karnataka. If you are putting your feet on some soil, it has to be Karnataka soil. That is the richness of the land here. तो also एक ये भी by default ये भी एक एंथम बन गया है, जहाँ आप देखिए ऑटो रिक्शा स्टैंड, सब्जी स्टैंड, टेकी के कंपनी, मॉल में, सब में ये गाने बज रहे थे नवंबर 1 को। और बाय डिफॉल्ट लोग इस पे डांस करते हैं, नाचते हैं। गणेश चतुर्थी विसर्जन के टाइम पे ये गाना बजता है। तो जब ये गाना बजता है सब उठ के गाते हैं। और ऑल्सो राजकुमार के बारे में आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं,
He was one of the torch bearers in Kannada protest. 1980s में गोकाक प्रोटेस्ट होता है, गोकाक चळवळी। जैसे मैंने बोला 1956 से मैसूर की स्टेट जब फॉर्म हुआ, 30 साल के अंदर हमारा आइडेंटिटी खो जाता है, माइग्रेंट्स काफी सारे आ जाते हैं, जो कन्नड़ा स्पीकिंग नेटिव पॉपुलेशन है वो कम होता जाता है, और स्कूलों में भी संस्कृत और हिंदी इंग्लिश को प्रायोरिटी मिलता है। तो लाइक माइंडेड पीपल एक साथ मिलकर एक गोकाक चळवळी बनाते हैं, बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट फ्रॉम द अथॉरिटी सेइंग दैट कन्नड़ा शुड बी गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस इन स्कूल्स। कन्नड़ा को एक पहली भाषा मानना चाहिए स्कूलों में और माध्यम में। तो इसलिए इसको एक प्रायोरिटी देने के लिए सरकार एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास करना होगा। तो इसके लिए बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े एक्टर्स, सोशल वर्कर्स, सब लोग आके एक गोकाक चळवळी नाम बोलते हैं। चळवळी इन कन्नड़ा इज प्रोटेस्ट। सो गोकाक जो बेलगाम में है, उधर जाके एक बड़ा सा रैली करके जो हक है वो लेते हैं। बाद में कन्नड़ा फर्स्ट लैंग्वेज होता है। मैंने जब स्कूल में पढ़ा, मेरा फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा था, सेकंड इंग्लिश था, लास्ट हिंदी। तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ है, जो दूसरे राज्यों के लोग इधर कर्नाटक में आके उनका एक ट्रेडिशन, उनका राज्य का एक फेस्टिवल्स जो मनाते हुए कन्नडिगा का अस्मिता या कन्नडिगांग उनका जो एक आइडेंटिटी है वो समवेयर ब्लर होता जा रहा है, डिमिनिश हो रहा था। हाँ, डिमिनिश हो रहा है, ब्लर भी हो रहा है। तो इसलिए वी आर गोइंग बैक, वी आर ऑलमोस्ट गोइंग बैक टू 1960। हर साल सरकार और कोशिश करती है कि दूसरे लोग भी कन्नड़ा सीखे, दूसरे लोग भी कन्नड़ा के जानकारी ले। अभी कर्नाटक, इफ यू टॉक टू समवन फ्रॉम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक के बारे में, उनको लगता है कर्नाटक इज जस्ट उडुपी रेस्टोरेंट्स, इडली डोसा सांबर वड़ा। उडुपी रेस्टोरेंट्स इज जस्ट वन पार्ट ऑफ कोस्टल कर्नाटका वाला जो एरिया है, कोस्टल कर्नाटक। बट उनको भी आप देखिए एंटरप्रेन्योरशिप, उडुपी वाले कर्नाटका छोड़ के महाराष्ट्र गए पहले, उसके बाद दिल्ली तक पहुंचे, अभी कश्मीर में भी है। इतना सारा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्होंने एक्सप्लोर किया। दैट आल्सो इज एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी वेरी इनबिल्ट विद कर्नाटकास। और खाना भी इतना भी अच्छा ही। अब देखो कितना प्राइड आ रहा है। मुझे लग रहा है इतने पैशनेटली बात कर रहे हैं। दिल्ली में सागर रत्ना होटल तो खाए होंगे, सागर रत्ना, उस ओनर को, सागर रत्ना होटल ओनर को इस बार राज्योत्सव अवार्ड भी मिला। हालांकि मेरा जो फेवरेट है वो कर्नाटक कैफे है। दे सर्व बेटर। इट्स रन बाय टू कपल, मैरिड कपल फ्रॉम मलेश्वरम इन बैंगलोर, जो जहां मैं बिलोंग करता हूँ, बैंगलोर से। इसी एरिया का लोग है। दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पहले था, वो बंद होके अभी एयरपोर्ट में भी है, T3 में अभी एयरपोर्ट पर है, कई जगह है। तो खाना हमारे ऑफिस के पास भी है। हाँ, अब हमारे ऑफिस में भी आने वाला है। अरे बढ़िया। लेकिन मेरे को मैं ये इतना बोल दूंगी कि जितना भी मेरे को कर्नाटका के कल्चर पसंद है, ट्रेडिशंस पसंद है, कि खाना उतना अच्छा नहीं लगता है। सॉरी नागार्जुन, ये तो हमेशा, हाँ वही है ना कि तमिलनाडु, केरला, आई फाइंड देयर फूड बेटर, आई फाइंड माय फूड बेटर। हाँ वो तो देखिए, झगड़ने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए पंच परमेश्वर बनाए गए हैं, जजेस बनाए गए हैं। एक बार नागार्जुना मुझे कर्नाटक का खाना खिलवाएं और अक्षता मुझे तमिलनाडु का खाना खिलवाएं। मैं दर्शकों को ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर, संविधान को दृष्टि में रखकर बिल्कुल भय मुक्त होकर फैसला दूंगा, सही से ही बताऊंगा कि किसका ज्यादा अच्छा है। बताइए, तैयार है आप लोग? मैं थोड़ा ब्राइब भी मैं तो बिल्कुल, मैं ब्राइब दूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा डेजर्ट, मैसूर पाक। अरे एक सेकेंड, मैंने मतलब ओनम का हो गया तो केरला का हो गया ऑलरेडी, और तो फिर मेरे को ट्रिक्स पता है कि क्या सौरभ को अच्छा क्या लगता है और क्या नहीं। अच्छा, ये मेरे पास एडवांटेज है। भाषा का जिक्र कर रहे थे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि वो बेलगाम और बेलगावी वाले इलाके में फिर से राज्योत्सव के दौरान झड़प हुई। तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्या विवाद है आपस का? बेलगाम नाम ही एक मराठी नाम है, गांव जो है एक मराठी या हिंदी शब्द है। तो सरकार ने वो भी चेंज किया, बेलगावी किया। अभी जो कर्नाटक ऑन रिकॉर्ड आप ऑफिशियली देखेंगे तो बेलगावी उसको बुलाते हैं। बेलगांव कोलोकियली जो मराठी स्पीकिंग पीपल है उनका एक योगदान था इसमें। बट काफी सारे मराठी भाषा बोलने वाले बेलगाम में भी है, जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है। आप देख भी सकते हैं, शायद 1 साल 2 साल पहले शिवसेना भी एक नेताओं ने बयान दिया था, बेलगाम हम वापस लेंगे।
इधर ने कन्नडिगा बयान दिया, कोल्हापुर और बाकी सारे जो डिस्ट्रिक्ट उधर है हमारा है, हम भी वापस लेंगे। अब बेलगाम हम नहीं देंगे बट कोल्हापुर हम वापस लेंगे। वो अच्छा, सब जगह होता महाराष्ट्र है। का दावा है बेलगाम पर, जिसको अब बेलगावी कहते हैं ऑफिशियली, और कर्नाटका का दावा है कोल्हापुर पे। कोल्हापुर पे, हाँ जी। वेरी इंटरेस्टिंग। और जो महाराष्ट्र एकीकरण समिति है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अस्तित्व सिर्फ बेलगाम में है, पूरा राज्य में नहीं है। वो कॉर्पोरेशन में लड़ते हैं, बेलगाम सिटी कॉर्पोरेशन में, जिला पंचायत में लड़ते हैं, ग्राम पंचायत में लड़ते हैं, बिना सिंबल, बट आपको पता लग जाएगा किस पार्टी से है। उनका हर साल नवंबर 1 जो जब पूरा कर्नाटक कन्नड़ा राज्योत्सव मनाते हैं, वो कराल दिन मनाते हैं, मतलब ब्लैक डे, कराल दिन, कराल दिवस। वो पूरे ब्लैक पहनते हैं उस दिन, ब्लैक फ्लैग्स लेके एक रैली लेते हैं डीसी ऑफिस तक, कि वो उनका एक प्रोटेस्ट का एक डिमांड है, हम कर्नाटक से बिलोंग नहीं करते हैं, राज्योत्सव मनाने का कोई खुशी नहीं है, हम फोर्सिबली कर्नाटक में है, बेलगाम महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, हम वापस जाना चाहिए। तो एक पूरा रैली लेते हैं, हर साल होता है, हर साल ब्लैक डे मनाते हैं। इस जो पार्टी है उनके एक वर्कर्स मेंबर्स, शायद 50 लोग हो, 60 लोग हो, 100 लोग हो, उनका एक रैली होता है, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, नवंबर 1 में। बट ऑफ लेट क्या हुआ है, उनका 2 कॉर्पोरेटर भी जीत गए, जहां मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा है उस वार्ड में, उनको जिताया गया है। वो 2 कॉर्पोरेटर्स भी थे, अब नहीं है, बट 2 साल पहले तो थे। वो क्या करते हैं, महाराष्ट्र फ्लैग लेके बेलगाम में हॉइस्ट करना, किसी गांव में हॉइस्ट करना, एंटी कर्नाटका बयान देना। तो बेलगाम ऑलवेज इन अ हॉटबेड, जब लैंग्वेज डिस्कशन होता है, जब इंटरस्टेट डिस्कशन होता है, जब रिवर लिंकिंग डिस्कशन होता है, ऑलवेज एक झगड़ा तो होता ही रहता है। तो वी हैव सीन 100 टाइम्स दैट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर जाके मिलके थोड़ा शांति रखने के लिए, या वो बैंगलोर आके इधर हमारे मुख्यमंत्री से मिलते थोड़ा शांति रखने के लिए। बट आज भी है, आज भी जिंदा है ये मामला कि बेलगाम कर्नाटक का नहीं महाराष्ट्र का है, कर्नाटक मानते हैं, कोल्हापुर महाराष्ट्र का नहीं कर्नाटक का है। वैसे तो बेलगावी में असेंबली सेशन भी होता है, कर्नाटका के असेंबली सेशन। ये सोचिए सरकार का कितना फ्यूचरिस्टिक पॉइंट था, जब ये लैंग्वेज वॉर हो रहा था 2007 में, उनको लगा अगर हम जब प्राइड इन्वोक नहीं कर सकते, हम खुद जाएंगे उधर। विधानसभा का एक पूरा बिल्डिंग उधर शिफ्ट कर दिया बेलगाम में। हर विंटर सेशन जो दिसंबर में होता है कर्नाटका असेंबली सेशन, अब बेलगाम में होता है, सॉरी बेलगावी में होता है। और मुख्यमंत्री से मिला के ऑलमोस्ट 3000 लोग ऑफिशियल्स बेलगावी जाते हैं, और एक 10 या 15 दिन का जो पूरा सेशन है वो बेलगावी में करते हैं। बेलगावी में होता है, हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि कर्नाटक के बारे में अगर और जानना हो, और कर्नाटक की अस्मिता को, आइडेंटिटी को, जो चीजें हिस्टोरिकली और कल्चरली रिप्रेजेंट करती हैं उनके बारे में, पर पहले मैं अक्षिता से जानना चाहूंगा। ये बहुत उत्साह के साथ केरला के बारे में, अरे तुम्हारी बिल्ली का नाम क्या है? सॉरी। अरे भाई, सॉरी भाई। अरे साउथ इंडियन नहीं हूँ। नहीं, कोई अंग्रेजी नाम दिया होगा 1001%। पक्का। हाँ, क्या नाम है? स्मोकी है इसका नाम। स्मोकी? हाँ, स्मोकी है। यार, हमको लगा तुम जर्नलिज्म में आई हो, थोड़ी सी क्रिएटिव होगी कुछ, है? नहीं, बस हाय बोलो और जाओ, हो गया, इसका गेस्ट अपीयरेंस हो गया। हाँ, वेरी गुड। थोड़ा कुछ मलयालम तमिल में नाम रखती, हिंदुस्तानी में रखती। हमारे एक कुत्ते का नाम देखो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे घर में, क्योंकि मैं चेन्नई में मतलब मैं ग्रो अप किया, फिर लेकिन मैं मलयाली हूँ, मैं तेलुगु हूँ, मेरे हस्बैंड मलयाली है, तो कुछ मिडिल ग्राउंड कैसे मिलेगा? मिडिल ग्राउंड होता है ना, जैसे हमारे डॉग का स्कूल का नाम बख्तावर है, और घर में हम उसे बल्लू बुलाते हैं, जंगल बुक वाला नाम। ठीक है, युक्ति कुछ निकालनी और पड़ेगी। नाम ढूंढी हो, लेकिन 1 साल तो हो गया। कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट में अभी नाम नेम चेंज प्रेशर में कर लूंगी। अच्छा, ये बताओ कि अगर अक्षिता को बताना है हाउ टू नो मोर अबाउट कर्नाटका, तुम्हारे हिसाब से वो कौन सी चीजें हैं जो कर्नाटका को, उसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, स्पेशली जो नॉन साउथ इंडियन लोग हैं, पूर्वी भारत के, पश्चिमी भारत के और उत्तर भारत के? हाउ शुड दे एक्सप्लोर दिस? किस तरह का सिनेमा देखें,
कौन सा लिटरेचर पढ़ें, कौन सा म्यूजिक। और कर्नाटक अगर उनको एक ट्रिप करनी हो, कई बार होता है ना लोगों के जीवन में कि साहब भारत इतना विविध है, इतना बड़ा देश है ना, इतनी वैरायटी है कि हम हर राज्य में बहुत डिटेल में नहीं घूम सकते हैं। तो मैं एक बार जीवन में 10 दिन का टूर कर सकता हूँ कि एक बार कर्नाटका किया, एक बार नागालैंड किया, एक बार यूपी। तो ऐसी कौन सी जगह है जो जानी चाहिए? अक्षिता एंड देन विल गो टू नागार्जुन। अभी अक्षिता को दिखाना होगा अपना कन्नडिगा फ्रेम। देखो मैं ऑलमोस्ट 3 साल के लिए बैंगलोर में रही थी, तो काफी ट्रैवल किया, ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे को मैसूर बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगता है कि और अगर यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली से तो बहुत इजी है, आप बैंगलोर जा सकते हो, बैंगलोर से मैसूर रोड से जा सकते हैं, तो बहुत इजी है। तो मेरे को लगा कि मैसूर एक बहुत अच्छा जगह है। मैसूर इसलिए भी अच्छी है क्योंकि कर्नाटका के पहले उसका नाम मैसूर था, मैसूर पावर कैपिटल। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, हाँ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, फिर भी थोड़ा सा मॉडर्न है। एक मैसूर ज़ू है जो बहुत पॉपुलर है। उसके बाद हैदर अली टीपू सुल्तान, वो आंग्ल मैसूर युद्ध बोलते हैं जिसको, एंग्लो। और मैसूर पैलेस है वहां पे, और वहां का दशहरा मैंने सुना है बहुत मशहूर है। अरे वाह, इतना अच्छा है। पुराना है दशहरा। वो वहां पर वडियार राजाओं की गद्दी होती थी। हाँ जी, वडियार की एक बड़ा मशहूर मुकदमा चला था बरतानिया हुकूमत के वक्त कलकत्ता में। ये रॉबर्ट क्लाइव के जमाने की बात है या उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के जमाने की, मुझे याद नहीं, जिसमें यही ऐसे राजा के बारे में बयान चल रहे होते हैं, उन पर कोई अभियोग लगाया गया होता है। तो एक गवाह है जो गवाही दे रहा है राजा के खिलाफ अंग्रेजों के कहने पर, और फिर उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है कि तुम मत दो गवाही, ये वो वैसे इशारेबाजी चल रही है। एक मतलब क्या, 1 लाख मुद्राएं, जो भी इस तरह का चल रहा हो। तो फिर ऐसे 3 लाख ऐसे एक जगह राजी हो जाता है वो, अच्छा इतने पे। तो अब वो पूरा जैसे अभी बयान दे रहा है कि राजा ने ये साजिश करी, ये की, वो किया, और लंबा बयान चल रहा 1.5 दिन से। और फिर कहता है, और हुजूर तभी मेरी नींद खुली और मुझे पता चला कि मैं तो सपना देख रहा था। राजा साहब तो बिल्कुल कहीं कोई साजिश नहीं कर रहे थे, पर अंग्रेज भी इतने बदमाश, उन्होंने कहा कि चूंकि हिंदू अपने सपनों पर बड़ा भरोसा करते हैं, इसलिए इसने सपने में भी देखा होगा तो सही होगा। ऐसी मैंने एक कहानी पढ़ी थी। इसकी ऐतिहासिकता, इसकी फैक्चुअलिटी पे मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं, मुझे ध्यान आ गया ये वडियार राजाओं के जिक्र से। तो ठीक है, एक तो मैसूर हो गया अक्षिता, और आउट ऑफ सिलेबस सवाल आता है तो सब बच्चे ऐसे ही क्लासरूम में दाएं बाएं देखते हैं। जी डाल दिया आपने तो। नहीं, मैंने उतना ज्यादा ट्रैवल नहीं किया कर्नाटका, तो सच सही नहीं होगा अगर मैं रेकमेंड करूँ, मैं नहीं गई वहां पे। जज किया जाएगा जज साहब। नहीं, मैं तो बैंगलोर से हाँ मैसूर ही गई हूँ। देखिए, हमारे जो कर्नाटक के मित्र हैं वो ये इल्जाम भी बार बार लगाते हैं कि जितना वजन आर्वम में तमिलनाडु और केरला को मिलता है, कर्नाटका को नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए नागार्जुना को लेके आए हैं। हाँ, नागार्जुन को बताने दो। नहीं, मुझे भी लगता है कि तमिलनाडु का ज्यादा फोकस है। नागार्जुना गारू, नहीं, गारू बोलते हैं ना बड़े भाई को। गारू तेलुगु है, तेलुगु में। अरे यार ले, क्योंकि मेरा नाम तेलुगु का नाम है, जो एक्टर है 1990 माय मदर लाइक्ड हिम सो मच, मेरा नाम उसका नाम से ले लिए। अरे ऐसी इतनी सद्भाव होना चाहिए। नहीं तो अगर आपको रेस्पेक्ट से बोलना है नागार्जुन को, नागार्जुन शेट्टी लिखते हैं। हाँ, कोस्टल कर्नाटका वाले शेट्टी भी होते हैं, SHETTY दोनों होते हैं। तो आपको तुलु भी आती होगी, तुलु भाषा? नहीं, मैं कोस्टल कर्नाटका से नहीं हूँ, मैं मलनाडु से हूँ, शिवमोगा से हूँ। अरे आप तेलुगु है ना नागार्जुन? I speak Telugu too, yeah. But aren't you from? नहीं. See, it would have been that some generations before that they would have migrated from Andhra, but our language also came with us, all of it. That's a tricky question. पर मुझे ये बहुत मजेदार लगता है कि इन 4-5 राज्यों में बहुत भाषा को लेके, सबको लेके बड़ी वो सब कनेक्शंस फैले हुए हैं खूब। हाँ, ज्यादातर सब जगह से ऐसे होगा। How should we explore Karnataka more? Before that, जब दक्षिण भारत और उत्तर भारत का मामला होता है, हम सब यूनाइट हो जाते हैं। मैं भी आपके साथ हूँ। ये वर्सेस नहीं, आर्वम शुरू करने के पीछे मंशा ये है कि ये उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत खत्म हो जाए। एक सेंसिबल भारत है जो हमेशा लॉजिक की बात करेगा, जो हमेशा वैरायटी की बात करेगा, जो जितना हिंदी को लेकर आग्रही है उतना ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम को लेकर भी आग्रही होगा।
तो एक वो सेंसिबल भारत है और एक वो कट्टर भारत है, सही बोला। जिसको सिर्फ तमिल श्रेष्ठता, सिर्फ मराठी श्रेष्ठता, सिर्फ हिंदी श्रेष्ठता, सिर्फ बंगाली श्रेष्ठता से मतलब है। तो वर्सेस इन दो के बीच होना चाहिए एक लिबरल अप्रोच, सबको इंक्लूड करने वाली अप्रोच, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी की अप्रोच, और एक अपने आप को बिल्कुल आंख मूंद के असर्ट करने की अप्रोच। उस अप्रोच कन्नडिगा बिल्कुल मानते हैं। इट्स द मोस्ट हॉस्पिटेबल सिटी बैंगलोर। कोई दूसरे राज्य से आएंगे तो आप ऑटो ड्राइवर्स विल स्पीक इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, हिंदी, और बहुत हाइब्रिड, मतलब जैसे पॉपुलेशन है बैंगलोर में उसकी वजह से। बट बैक टू द पॉइंट, आपको कर्नाटका एक्सप्लोर करना हो इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, मैं मानता हूं एक बैंगलोर आइए। ऑफ कोर्स पब सिटी है, द बेस्ट लिकर दैट यू कैन गेट, ब्रूवरीज दैट यू कैन गेट बैंगलोर में। बैंगलोर से आप सब आ जाएंगे अभी। हाँ, मैंने बहुत तारीफ सुनी है जो ब्रूरी है वहां की। बट आपको मिलता है चिली बियर, व्हीट बियर, राइस बियर, ग्रेप बियर, चिली बियर, टेंडो कोकोनट बियर, मैंगो बियर, पोमोग्रेनेट बियर, सब मिलता है बैंगलोर में। मतलब जो लोग फ्रूट्स मिस कर रहे हैं वो ये फ्रूट्स के साथ ये सब कर सकते हैं। जो हेल्दी हानिकारक है। लल्लन टॉप किसी भी तरह से मद्यपान को प्रोत्साहित नहीं करता है। कृपया एक्सपर्ट्स की देखरेख में ये स्टंट करें। ये सब बोलना पड़ता है। और बैंगलोर में आपको जो सिटी लाइफ अगर बोर हो गया तो आप मैसूर की तरफ निकलिए। एक हिस्टोरिक कल्चरल सिटी है मैसूर, मेरी ख्याल से चंडीगढ़ ऑफ साउथ इंडिया, जहां मिक्स ऑफ बोथ है, जहां मिक्स ऑफ यंग क्राउड और ऑल्सो रिटायर्ड क्राउड भी है। एक कल्चरल सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन इंडिया टू रिटायर, मेरा मानना है। वेदर भी अच्छा है, रिवर भी है। Earlier it used to be said for Bengaluru, Pune and Chandigarh retirement cities. Yes, अभी तो बैंगलोर के हालात इतना ज्यादा बैंगलोर में ट्रैफिक, मैसूर जाना चाहता हूँ। नहीं, बेंगलुरु तो मुझे पता है, मैं जितनी देर में फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंचूंगा उतनी देर में मैं दोस्तों के पास नहीं पहुंच पाऊंगा वहां से। वो तो सच है। और मैसूर आप एक दिन ट्रैवल करने के बाद आप जाएंगे कोस्टल कर्नाटक की तरफ, कूर्ग, जो मानते हैं स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक स्कॉटलैंड इफ यू गो ऑन अ विंटर डेज। तो और मसाले भी अच्छे मिल जाते हैं वहां पे। हाँ, बहुत, और अच्छी कॉफी और चाय। यू हैव द बिग कॉफी एस्टेट्स, बिग टी एस्टेट्स। उसके बाद आप जाएंगे दक्षिण कन्नड़। आपको आपके सामने भी ग्राइंड करके दे देते हैं कॉफी, सामने भी ग्राइंड करके देंगे। बट जो ग्राइंड करते यू कैन यूज इट इमीडिएटली। जो अरेबिका रोबस्टा कॉफी होता है, इट हैज टू बी मिक्स्ड विद समथिंग कॉल्ड चिकोरी। इट्स अ रूट। चिकोरी को जब मिक्स करते हैं, चिकोरी गिव्स द बिटर टेस्ट। फिल्टर कॉफी का जो बिटर टेस्ट होता है वो चिकोरी की वजह से है। तो आप 2 दिन कूर्ग हो गया, आप जाएंगे दक्षिण कन्नड़ा। वन ऑफ द बेस्ट कोस्टल कर्नाटका का फूड मैंगलोर में मिलता है। और द मोस्ट पिलग्रिमेज साइट्स, आप कुक्के सुब्रमण्य का नाम भी जानते होंगे। राष्ट्रपति आए हैं, सचिन तेंदुलकर आए हैं, अमिताभ बच्चन आए हैं उधर पूजा पाठ करने के लिए। तो वो दक्षिण कन्नड़ा में है। दक्षिण कन्नड़ा हैज अ सीरीज ऑफ टेम्पल्स व्हिच इज बिग पिलग्रिमेज सेंटर्स। जो भी आते हैं, धर्मस्थला जाते हैं, कुक्के सुब्रमण्य जाते हैं, कोल्लूर, मूकांबिका, होरनाडु। तो मैंगलोर हो गया, अगला आएगा। और बीचेस भी, बीच तो है ही कोस्टल कर्नाटक में। हमारे जो कर्नाटका काडर के IAS IFS मित्र हैं वो यही कहते हैं कि कहाँ तुम लोग गोवा के चक्कर में पड़े हो, साउथ गोवा से और साउथ में चले आओ, वहां भब्बड़ कटा रहता है, यहाँ पे बड़ा सुकून रहता है, बड़े खूबसूरत बीच हैं। और जितने भी पिक्चर्स में देखी हूँ ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कर्नाटका का जो नेचर है केरला और गोवा से कम नहीं। हमने मार्केटिंग नहीं किया है बस अच्छी तरह से। अगर हमने मार्केटिंग की हो तो कश्मीर वाले भी इधर आ जाते हैं। इतना नागार्जुन, मेरी फितरत है कि मैं हर दिलचस्प दावे की परख खुद करता हूँ। यू आर मेकिंग दिस क्लेम, तो आप आइए। अब एक कुछ ऐसा प्रसंग खोजना पड़ेगा जिसमें आरवम की टीम और नागार्जुना वहां पर पहुंचे कोस्टल कर्नाटका में। अभी आपको एक और मौका है, और 4 महीनों में कर्नाटका इलेक्शन है, तो आपका स्वागत है इधर कर्नाटक आया जाएगा। ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सौरभ की बिजी शेड्यूल में कैसे फिट करेंगे। ओहो। बट मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ, इस शो देखते हुए आप गूगल कीजिए मरवंते बीच। मरवंते बीच उडुपी में है, जहां हाईवे जाता है गोवा टू मैंगलोर। लेफ्ट साइड आपको मिलता है बीच, राइट साइड मिलता है लेक, बैक वाटर।
ऑलमोस्ट पूरी इंडिया में एक ही जगह होता है ऐसे मरवंते बीच, द मोस्ट सिनिकल। अरे यार ये तो बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा है। बाएं हाँ तरफ देखिए, नीला पानी, दाईं तरफ नीला पानी। नीला पानी, हाँ, एक समुद्र, एक किनारे समुद्र, एक तरफ आपको लेक मिलेगा मरवंते में। भाई साहब बहुत सही है गुरु, ये तो आया जाएगा। हाँ, नाव में आएंगे, घूम घूम के भोजन करेंगे। ये तो खासियत है वेस्टर्न घाट्स का। द हाईएस्ट वेस्टर्न घाट्स इन लेंथ कर्नाटक में है, ऑलमोस्ट 50 हेयरपिन बेंड्स घाट सेक्शन है, 50 घाट सेक्शन है। जो वेस्टर्न घाट्स इसके इस तरफ आते ही आपको मलनाड रीजन आएगा, शिवमोगा में तो जोग फॉल्स है, हाईएस्ट जोग फॉल्स इन कर्नाटक, इन इंडिया इनफैक्ट। एंड द बिगेस्ट लिटरेचर पीपल कम फ्रॉम शिवमोगा एंड धारवाड़। कुवेंपु है, ज्ञानपीठ अवार्डी है, और उनका राष्ट्रकवि का एक टाइटल भी दिया हुआ है। आपको हो गया कोस्टल कर्नाटका और मलनाड रीजन। अगर आप नॉर्थ कर्नाटका जाएंगे, आपको मिलेगा काफी सारे मैं वेट कर रहा था कि गुलबर्गा वाले अगली दफा नागार्जुना को घेर लेंगे कि सब नहीं, अभी आ रहा हूँ। साउथ और कोस्टल का ही प्रचार कर रहे थे, बताओ। तो ईस्ट की तरफ आएंगे तो आप उधर काफी सारे निजामों का इन्फ्लुएंस अभी भी है इन टर्म्स ऑफ इसको हम आर्किटेक्चर। हैदराबाद कर्नाटका बोलते हैं। हैदराबाद कर्नाटका बोलते हैं, जहां ऑलमोस्ट 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स है, बीदर से लेके बल्लारी तक। उधर उर्दू भी बात करते हैं, तेलुगु भी बात करते हैं, और कन्नड़ा भी ऑफ कोर्स। गोल गुम्बज जो है एक वन ऑफ द मेन स्ट्रक्चर से बीजापुर में, और आदिल शाह और बहिमिनी किंगडम्स भी था उधर। तो काफी सारे मॉस्क, गुम्बज, वो सब मिलता है आपको हैदराबाद कर्नाटक में। और अगर आप मध्य कर्नाटक में जाएंगे तो आपको मिलेगा चित्रदुर्गा, दावणगेरे। आप ये भी शौक होंगे इस कहानी को सुनकर। आई डोंट नो, आप सुने होंगे ओबव्वा। क्या आप सुने इस नाम ओबव्वा? बताइए। तो चित्रदुर्गा में मदकरी नायका का एक किंगडम होता है। तो किंग का एक जो आर्मी हेड होता है, या उस गार्ड का हेड होता है, जो भी होता है उस किंगडम फोर्ट को गार्ड करने वाला, वो खाने के लिए घर आता है। और दो दूसरे किंगडम के लोग जो सैनिक अटैक करते हैं इस फोर्ट को। इस आर्मी हेड का बीवी जो खाना पकाती है और उनको सर्व करती है, उसको पता लग जाता है कोई आया है किंगडम के अंदर और फोर्ट के अंदर आया है। तो वो बीवी पति को नहीं बोलती है, क्योंकि पति खाता रहता है। वो बोलती है, आई शुड नॉट डिस्टर्ब माई हस्बैंड। ये खुद एक वेपन उठा के जाती है फोर्ट के अंदर। शी विल टेल हर हस्बैंड, आप खाते रहिए, मैं 5 मिनट दूध लेके आऊंगा या कुछ लेके आऊंगा। वो जाती है फोर्ट के अंदर, और एक स्मॉल ओपनिंग होता है जहां ये सैनिक अंदर आते, जो एनिमी सैनिक जो अंदर आते होंगे। शी फाइंड्स इट। वो ओपनिंग के सामने ही शी विल होल्ड वन स्टिक एंड स्टैंड। शी विल ऑलमोस्ट किल 50 to 100 people with that stick alone and keep moving one body away. किसी को पता नहीं भी होगा, क्योंकि राजा भी किंगडम में है, अंदर है, किसी को पता भी नहीं है। इसका पति खा रहा है। तो ओबव्वा alone she kills the enemy soldiers, और she becomes a statewide figure. तो एक motivational figure आज पुलिस डिपार्टमेंट में भी, if they have to have a women squad, they name it Obawa squad. To Obawa squad. जो अगर if there's a team of police officers patrolling, they will be called Obawa squad, because she showed exemplary power and fighting spirit. तो ये चित्रदुर्गा में आता है, अभी भी है। जो अब स्मॉल ओपनिंग जो है फोर्ट में, हम आज भी खुद जाके उसको देख सकते हैं। कितना हिस्ट्री है इस फोर्ट में, क्या क्या हुआ होगा उस बार। And my favorite, most fascinating, Vijayanagar Empire. Vijayanagar Empire is one of the richest empires in India. जैसे I don't know if it's true or not, because हम तो नहीं थे। जैसे बुक में लिखा है, heaps of gold, heaps of silver, heaps of copper were being sold. जैसे हम बोलते हैं फ्ली मार्केट में लोग सोने को खरीद सकते थे रास्ते से, चांदी को खरीद सकते थे रास्ते से। विजयनगरा was one of the biggest empires in Karnataka. अभी भी हम्पी तो आप देख ही सकते हैं। हम्पी is one of the another tourist destination. ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। Yes. It's on Tungabhadra. Tunga and Bhadra meets after Shimoga and then go to Vijayanagara, and then they join Krishna in Andhra Pradesh. So on the rivers of Tungabhadra, Hampi is there. आज भी आप देख सकते हैं विरूपाक्षा टेम्पल जो रूइंस है, और जो मुगल्स ने इन्वेडर्स जो रूइन किया था, अभी भी वो साक्षी है। जहाँ हम्पी is one of the most cool city now. It's because it attracts a lot of international travelers.
उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोग कम होते हैं। आप देखेंगे तो पोर्चुगल, रशिया, वो बड़ा सा पत्थर भी वहीं रखा है क्या? चैरियट है। वो आप तमिलनाडु, अच्छा, नहीं जो आप वो बोल रहे हैं वो तमिलनाडु है, महाबलीपुरम के। महाबलीपुरम में, सॉरी। यहाँ पे वो विट्ठल का चैरियट है किसी का, भगवान स्टोन चैरियट है, विरूपाक्षा टेम्पल में स्टोन चैरियट हम्पी में है। पूरा चैरियट पत्थर से है। एक पत्थर से पूरा? एक पत्थर से नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि व्हील दूसरा है और वो एक्सेल दूसरा है, बट पत्थर का लेकिन पूरा बहुत बड़ा है। बना हुआ चैरियट है। यस, आपको लगा होगा जैसे फ्लिंटस्टोन्स देख रहे हैं पूरे, सब पत्थर पत्थर है। और मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि वहां पे नेशनल पार्क भी बहुत अच्छे हैं कर्नाटका में। बंडीपुर है एक, बंडीपुर नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट है, और काफी सारे छोटे छोटे, जैसे बेंगलुरु में बन्नरघट्टा नेशनल पार्क है, और दावणगेरे में एक है, शिवमोगा में एक है। बट जंगल लॉड्जेस जो है सिर्फ कर्नाटक में है। सरकार ये खुद लॉड्ज जंगल के अंदर चलाती है और फॉरेस्ट में सफारी भी करवाती है, बट बहुत एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि जंगल के अंदर प्रवेश करना सरकार को लगता है इट हैज टू बी अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो थोड़ा महंगी भी है, बट इट्स वर्थ ऑल द मनी। आपको शौक होगा, इस बार सफारी में, इस जंगल सफारी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी गए। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था, चामराजनगर, एचडी कोटे में, कबिनी रिजर्व फॉरेस्ट में ये दोनों गए टाइगर स्पॉट। चामराजनगर वही जगह जहां से जयललिता की फैमिली मूव हुई थी तमिलनाडु, वो वहीं की चामराजनगर की रहने वाली है ना? यस यस, बट उनका मैटरनल सिटी था मेलकोटे, मंड्या। अच्छा, और ये अगर किताबें पढ़नी हो, म्यूजिक सुनना हो, फिल्में देखनी हो, अभी तो मैं कांतारा को प्रमोशन करूंगा। वो तो हमने पिछले एपिसोड में हमने रेकमेंड किया था। आप लोग यश से कब मिल रहे हैं? परसों परसों मिल रही है। हाँ परसों होगा, परसों। हाँ परसों। अक्षिता, यू हैव टू रिकॉर्ड अ बाइट फॉर आर्वम। थोड़ा सा आर्वम ना, हाँ हाँ। हाँ, मुझे नहीं पता हाउ विल यू मैनेज, मैं देखो इसीलिए पब्लिक के सामने बोल रहा हूँ। चेस डाउन करूंगी नागार्जुन। अरे नहीं, नागार्जुन ने प्रॉमिस कर दिया है। बोलेगा, बुलवाएंगे हम आर्वम के लिए। ग्रेट। अच्छा, तो और क्या लिटरेचर पढ़ना चाहिए म्यूजिक के मामले में? कर्नाटिक म्यूजिक है, कर्नाटिक म्यूजिक तो है, धारवाड़ से शुरू हुआ था, गंगूबाई हानगल, वो सब बड़े बड़े सिंगर्स थे। बट मूवीज जो है वो कर्नाटक का एक क्राउन माना जाता था पहले, जो क्रिटिकल सिनेमास जो बोलते हैं, गिरीश कार्नाड, गिरीश कासरवल्ली, वो सब पहले कर्नाटक 80s में शुरू हुआ, जो क्वेश्चन करना, क्रिटिकली एनालाइज करना चीजों को, टॉपिक को, नॉट जस्ट कमर्शियल हिट्स, वो सब इधर से शुरू हुआ। आपको तो पता ही होगा, रजनीकांत का मूवी करियर कर्नाटक से शुरू हुआ। जो बीएमटीसी का कंडक्टर थे इधर, वो हर बार जब पैसेंजर्स अंदर आते सिगरेट ऐसे फेंकते थे, टवल ऐसे डालते थे, तो उनका फिल्म करियर, नहीं, फिल्म तो शुरू हुआ कर्नाटक में, बट वो गए चेन्नई में बाद में। देखो क्रेडिट ले रहा है। मैं तो मेरे फ्रेंड्स के साथ विराट कोहली का भी क्रेडिट लूंगा, आरसीबी का। जब विराट कोहली सेंचुरी मारते बोलते आरसीबी ने सिखाया इसको। देखो चलिए, बढ़िया बातचीत रही इस विषय पर मुझे लग रहा है कि अभी इसमें कुछ और जोड़ा जा सकता है, इसलिए हम सुनते हैं ललन टॉप के एक मित्र हैं, IIM बेंगलुरु में प्रोफेसर हैं पब्लिक पॉलिसी के, प्रोफेसर श्रीराम, जो लगातार मुझे कन्नड़ा में लिखे उस साहित्य के बारे में बताते रहते हैं जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है, चूंकि मुझे अनफॉर्चुनेटली कन्नड़ा भाषा नहीं आती है, और जो वहाँ की कई दिलचस्प फिल्मों के भी बारे में बताते रहते हैं, तो उनसे जरा समझते हैं। यहाँ कर्नाटक के लिटरेरी कल्चर काफी रिच और बेहतर है। वैसे भी कर्नाटक में हमारे लेखकों को तकरीबन शायद 8 ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। सो देयर आर वेरी गुड राइटर्स इन कन्नड़ा। दारा बेंद्रे है, पुट्टप्पा है, शिवराम कारंत है, गिरीश कार्नाड थे, चंद्रशेखर कंबार जो हाल में साहित्य अकेडमी का प्रेसिडेंट भी है। काफी राइटर्स हैं और काफी लोगों का अंग्रेजी में उपलब्ध है। आपने अनंत मूर्ति का जिक्र किया, अनंत मूर्ति का बहुत बेहतरीन ट्रांसलेशन ए.के. रामानुजन ने किया था, जो भी कन्नड़ के मशहूर लेखक थे। तो वैसे काफी किताबें हैं। इसमें एक ही प्रॉब्लम ये है कि हमारे बेहतरीन कवि जो थे दारा बेंद्रे या पुट्टप्पा, कुवेम्पू जिस नाम से जाना जाते हैं, उनके बहुत ही मुश्किल है ट्रांसलेट करना।
तो अंग्रेजी में या अन्य भाषाओं में ये कुछ चीजें इतना आसानी से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो इतने बेहतरीन राइटर थे और भाषा प्रयोग में इतने उत्तम थे कि वो ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है। वैसे हाल के अभी एक हमारा बहुत मशहूर राइटर है देवनूर महादेवा, रिसेंटली उनका आरएसएस के ऊपर एक किताब छपा था, उसका भी जो भी एक्चुअल लिटरेरी वर्क है उसका लैंग्वेज इतना रूटेड इन द लोकल ट्रेडिशन है, तो वो अंग्रेजी में पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। अनंत मूर्ति का जो रामानुजन ने ट्रांसलेट किया था वो बहुत बेहतरीन ट्रांसलेशन था, इसलिए क्योंकि रामानुजन दोनों भाषाओं में बहुत अच्छे थे, अंग्रेजी में और कन्नड़ा में। हाल में काफी कुछ ट्रांसलेट हुआ है कन्नड़ा से, लेकिन वो कंटेम्प्रेरी है, हिस्ट्री के बारे में या कन्नड़ा लिटरेचर के बारे में ज्यादा ट्रांसलेट नहीं हुआ है। अंग्रेजी में जो उपलब्ध है वो अनंत मूर्ति के संस्कारा है, भारतीपुरा है, अवस्थे है, दीज आर बुक्स दैट आर अवेलेबल इन इंग्लिश। चंद्रशेखर कंबार की काफी कुछ किताबें ट्रांसलेट हुई है, और हाल में फॉर कंटेम्प्रेरी राइटर्स एक हमारा बहुत मशहूर लेखक है विवेक शानबाग, उसका एक किताब घाचर गोचर काफी भाषाओं में, अंग्रेजी में भी और काफी भाषाओं में भी ट्रांसलेट हुआ है। श्रीनाथ पेरूर ट्रांसलेटर है, बहुत बढ़िया ट्रांसलेट किए हैं। ऊपर से हमारा जयंत कायकिनी वो के एक बहुत मशहूर कवि है, उसका कहानियां बहुत मशहूर है, वो उनको रिसेंटली एक साउथ एशियन प्राइज भी मिला था। तेजस्विनी निरंजना उसको ट्रांसलेट किया है, किताब का नाम है नो प्रेजेंस प्लीज। और एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी यंग राइटर है वसुदेंद्र, उनका अभी हाल में एक नया किताब निकला है तेजो तुंगभद्रा, वो भी अंग्रेजी में उपलब्ध है। ये 3-4 मेरे कंटेम्प्रेरी राइटर्स के बारे में बोल सकता हूँ। कन्नड़ा कल्चर जो है वो सबको मिलाने वाले, समाहित करने वाले कल्चर है। तो आप हमारा ज्ञानपीठ विनर्स को देखेंगे या हमारा फिल्म प्रोड्यूसर्स को देखेंगे या हमारे मशहूर कलाकारों को देखेंगे, आप उनके मातृभाषा कन्नड़ा नहीं है काफी लोगों के। जैसे 8 ज्ञानपीठ अवार्ड जो मिले हैं उनके शायद 3-4 राइटर्स के मातृभाषा कन्नड़ा नहीं है, कुछ और मातृभाषा है, लेकिन पूरा इतना लोकल कल्चर में समाहित है और यहाँ पले पड़े हैं, तो इट्स अ वेरी इंक्लूसिव कल्चर। तो हमारे यहाँ बहुत मशहूर फिल्मकार आए हुए हैं, गिरीश कासरवली ले लीजिए, गिरीश कर्नाड ले लीजिए, बेबी कारंत ले लीजिए, इवन कासरवली इज वन ऑफ आवर मोस्ट कंटेम्प्रेरी। हाल में कांतारा का बहुत बातचीत भी चल रहा है, मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में उसके बारे में बात भी हुई थी पिछले हफ्ते। तो काफी इंटीग्रेटेड और रिच कल्चर है, और 70s-80s में तो पैरेलल सिनेमा का जो लीडिंग लाइट से वो सब कन्नड़ा से आ रहे थे। हाल में तो कासरवली है। वैसे ट्रिविया के तरफ से हम ये बोल सकते हैं कि मणिरत्नम, जिसके अभी तमिल में बहुत मशहूर पिक्चर रिलीज हुआ है पोनियन सेल्वन, उसका पहला फिल्म कन्नड़ा में आया था, पल्लवी अनुपल्लवी, उसमें अनिल कपूर डेब्यू एक्टिंग किए थे। तो इट्स अ वेरी इंक्लूसिव कल्चर एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट्स गोइंग ऑन हियर। खबर नंबर 2, केरला में हुआ वो विभत्स कांड। बताइए अक्षिता जी, क्या क्या सामने आया है अब तक, और चर्चा सोशल मीडिया पर क्या हो रही है इसके बारे में? तो ये स्टोरी अगर आप देखोगे एक टिपिकल मूवी जैसा है कि एक लव स्टोरी था सालों के लिए, और अभी जो गर्लफ्रेंड थी ग्रीष्मा बोलकर, वही है मर्डर एक्यूज्ड। ये 22 इयर्स ओल्ड थी ग्रीष्मा, और जो विक्टिम है 23 ईयर ओल्ड शैरन राज है। ये केरला तमिलनाडु के आउटस्कर्ट्स, मतलब बॉर्डर में हुआ था, जो मतलब साउथ केरला में बोलते हैं, जो जहाँ पे लिंक है, वहां पे हुआ था कि ग्रीष्मा की शादी होने वाली थी किसी और से, और जितने भी उसने कोशिश किया शैरन राज से ब्रेकअप होने के लिए, वो नहीं हो रहा था।
तो इसलिए इसने पॉइजन कर दिया शैरन को। एक दिन उनके घर बुलाकर उस दिन उसने एक मिक्स दिया था, एक सिरप जैसा, जो मलयालम में बोलता है कषायम। तो ये कषायम दिया था। उसने बोल दिया कि मेरे पेट में दर्द है इसलिए मैं ले रही हूँ, बहुत बिटर है, आप भी थोड़ा सा ले लो। तो शैरन ने पी लिया और फिर उसके बाद हॉस्पिटलाइज हुआ 10 दिन के लिए। फिर उसका मौत हो गया और पता चला कि ग्रीष्मा इसको इस कषायम में, जो मलयालम में बोलते हैं, इसमें एक आयुर्वेदिक ड्रिंक जैसा है और इसमें पेस्टिसाइड मिक्स कर लिया, जो मतलब हमारे खेत में यूज करते हैं, उसमें मिक्स कर लिया और दे दिया। तो पहले ऐसे लगा कि ग्रीष्मा ने ये सब ऐसे प्लान कर दिया, सिर्फ ये कर दिया, लेकिन अभी ये जानकारी मिल गई कि इनकी माँ भी इन्वॉल्व थी, इनके अंकल भी इन्वॉल्व थी, कि दोनों को पता था कि ये करने वाले थे। इनके माँ हॉस्पिटल जाकर ये कषायम मंगवाई थी, इनके अंकल जो था ये पेस्टिसाइड मंगाया था एक शॉप से, और फिर ये प्लान करके मिक्स करके रख दिया ग्लास में, ग्लास कहीं और पे फेंक दिया, बॉटल फेंक दिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन पुलिस अभी ग्रीष्मा को अरेस्ट कर दिया। ग्रीष्मा ने एक सुसाइड अटेम्प्ट भी कर ली जस्ट आवर्स बिफोर उनके अरेस्ट होने वाली थी। पुलिस स्टेशन के अंदर उस बाथरूम में लॉक करके, जो मतलब बाथरूम क्लीनर था वहां पे, वो यूज करके सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया। लेकिन पुलिस ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, अभी वो ठीक है। लेकिन ये स्टोरी काफी मतलब शॉकिंग है और केरला में इतना ज्यादा चर्चा हो रहा है क्योंकि ऐसे कभी नहीं सुना। और ये केरला में एक्चुअली नहीं हुआ था, कन्याकुमारी में हुआ था, तमिलनाडु में, क्योंकि उनकी घर तमिलनाडु में है। जो विक्टिम है शैरन राज, वो एक जगह परसाला केरला से है और इसने ग्रीष्मा के घर गई थी। और ज्यादातर लोग ये भी बोल रहे थे कि इनके शादी हुआ है, क्योंकि एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें एक्चुअली ग्रीष्मा बोल रहे हैं वीडियो में कि आज हम शादी करने वाले हैं। और बोलते हैं कि जब भी शैरन उनसे मिलती थी, वो जो मंगलसूत्र है ना, वो वहाँ केरला में ताली बोलते हैं, तो ताली पहनती थी, सिंदूर पहनती थी। तो बोलते थे कि इनकी शादी भी हुआ था शैरन राज से, और फिर भी इनको मर्डर कर दिया क्योंकि उनकी शादी फिक्स किया था एक सोल्जर के साथ, उसके परिवार ने फिक्स कर दिया। अरे तो ये मना कर देती भैया कि हमें नहीं अब आपसे प्रेम, अपने रास्ते जाओ, जान लेने की क्या जरूरत थी? तो वो ये कन्फेशन दे दिया पुलिस को कि उनके पास कुछ फोटोज और वीडियोस था जब ये दोनों साथ थे। ये कॉलेज रोमांस था शैरन राज और ग्रीष्मा के। और जब ग्रीष्मा ने बोल दिया कि ये सब फोटो और वीडियो डिलीट करो, शैरन राज मना कर दिया, बोल दिया कि नहीं, मैं डिलीट नहीं करूंगा। और ग्रीष्मा की यही डर थी कि जितने भी फोटोज और वीडियोस थे वो सब उनके जो फियांसे थे, जो फैमिली ने मैरिज प्लान अरेंज कर दिया, उसको भेजेगी शैरन राज ने। तो इसलिए ऐसे कर दिया कि उसके माँ के साथ, उनके अंकल के साथ पूरा प्लान करके उसको पॉइजन कर दिया। अभी भी पता नहीं है कि कौन सा कैसे ये सब मिक्स कर दिया। पुलिस को पता है कि कुछ ग्रीन सा ब्लू सा लिक्विड दोनों मिला के मिक्स करके इसको शैरन राज को दे दिया। जो पेस्टिसाइड के नाम है वो कपीक है, जो लोकल शॉप से मंगवाया था, इजिली अवेलेबल है, तो इसलिए लेकर आ गए क्योंकि वहां पे फार्मिंग के लिए यूज करते हैं। और ऐसे ये मिक्स करके एक आयुर्वेदिक कषायम के साथ दे दिया उसको घर में। जैसे कोई आ गए आपके घर, मेहमान आ गए, वैसे कुछ ड्रिंक देते हैं, वैसे दे दिया इसको। और रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं सोशल मीडिया पे? तो एक वीडियो जो मैं बोल रही थी जो वायरल हो रहा है वो यही है कि ग्रीष्मा बोल रहे हैं कि आज हमारी शादी हो गई। ज्यादातर अगर आप देखोगे यही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि सोशल मीडिया में विलेनाइज कर रहे हैं जितने भी महिलाओं को, सबको विलेनाइज कर रहे हैं कि देखो ये ऐसे ही महिला करते हैं, ऐसे ही वैसे ही महिला करते हैं, इसलिए ट्रस्ट नहीं करनी चाहिए वगैरह। लेकिन ये अगर आप मतलब जितना भी डिटेल्स मैंने दिया है, आपको भी पता चलता है कि एक वन ऑफ अ काइंड, बहुत यूनिक सा, डिफरेंट सा केस है। सोशल मीडिया में अभी फोटोज और वीडियोस इतना ज्यादा लीक हो गया ग्रीष्मा शैरन राज के साथ कि अभी ज्यादातर चर्चा इस पे ही है कि फोटो शेयर हो रहा है, लीक हो रहा है। और ये भी बोल रहे हैं कि देखो ये दोनों ये जो लड़की है ग्रीष्मा, ये एक ऐसा कुछ रूरल क्लास के कुछ इश्यू नहीं था, कुछ विलेज से नहीं थी, लिटरेचर स्टूडेंट थी, टॉपर थी बोलते थे कॉलेज में। तो एक लिटरेचर स्टूडेंट ऐसे प्लान करके फिर सोचना कि हाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि 10 दिन के लिए ये लड़का अभी हॉस्पिटल में था क्योंकि उनका कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स था। उसके परिवार ने ये बोल दिया कि ऐसे कुछ हुआ है, ग्रीष्मा ने किया है, लेकिन ये कभी नहीं माना। जब भी पुलिस का स्टेटमेंट भी लिया था
शारन राज ने कभी ग्रीष्मा के नाम भी नहीं लिया, क्योंकि उनको नहीं लगा कि ग्रीष्मा ऐसे कर सकती थी, क्योंकि बहुत सालों से कॉलेज रोमांस, जैसे मैं बता रही थी, ये कॉलेज रोमांस था। बोलते थे कि मई में इनके शादी हुआ था, और फरवरी से इनके जो मैरिज, दूसरे वाला मैरिज था फैमिली के शादी, वो फिक्स हुआ था फरवरी से। सो इतने महीनों से बोल रहे थे कि ग्रीष्मा ट्राई कर रहे थे, तो फिर सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं कि फिर मई में इसने शादी क्यों की शारन राज से। तो काफी लूपहोल्स है जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये ग्रीष्म वाला डेट्स का ड्रामा हो रहा है अभी इस केस में भी, कि शादी कब हुआ था, इसके एक दूसरी शादी कब फिक्स हुआ था, ग्रीष्मा इनके साथ क्यों गए थे, वो सब अभी डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू अवर स्टोरी नंबर 3, तेलंगाना, राहुल गांधी वर्सेस टीआरएस। क्या अपडेट है हमारे पास? आपने देखा राहुल गांधी क्या क्या कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में? मैंने एक वो क्लिप देखी थी जिसमें वो एक बच्चा उनको क्रिकेट खेल रहे हैं और वो दौड़ तो लगाते ही हैं बीच बीच में। हाँ, वो तेलंगाना में पूरा फुल स्पीड कई दौड़ा। लोगों से और मिल रहे हैं। हाँ, एक दीक्षा डांस किया था, एक कोमू डांस किया था कोया ट्राइब के साथ। कोया ट्राइब आंध्र प्रदेश तेलंगाना में ज्यादातर लोग हैं। कोया? बस्तर में भी है। ओके। कोया ट्राइब बोलते हैं इनको, और प्रिडोमिनेटली आंध्र प्रदेश तेलंगाना के नॉर्दर्न पार्ट्स में है। तो इनके साथ डांस करना। फिर हैदराबाद में भी गया था राहुल गांधी, 2 दिन हैदराबाद में थे। तो राजीव गांधी एक्चुअली 32 इयर्स अगो सद्भावना यात्रा चार मीनार से शुरू किया, जहां पे ट्राई कलर हॉइस्ट करके वहां से शुरू कर दिया। तो राहुल गांधी एग्जैक्टली सेम चीज किया, उतना ज्यादा काफी भीड़ के साथ चार मीनार पे नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट कर दिया। तो काफी माहौल हुआ था, काफी चर्चा हुआ था ये भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर। लेकिन ज्यादातर आई थिंक जो पॉलिटिकल टॉक यही है कि राहुल गांधी कैसे केसीआर के ऊपर ये हमला किया था, क्योंकि अभी केसीआर ने टीआरएस से बीआरएस बन गया, तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारतीय राष्ट्र समिति। तो राहुल गांधी जब इनसे पूछा था कि आपको बीआरएस के बारे में क्या बोलना है, राहुल गांधी बोल दिया कि अगर केसीआर मानते हैं कि वो एक नेशनल पॉलिटिशियन है तो वो सोचने दो। वैसे मतलब पूरा मॉक कर दिया केसीआर को, और ये भी बोल दिया कि जैसे आप बता रहे थे कि बी टीम है, डायरेक्ट एक्सेस है प्रधानमंत्री मोदी से, बोल दिया। और जितना भी मतलब केसीआर फूल कर रहे हैं लोगों की कि उनको बीजेपी के साथ कुछ अलायंस नहीं है, लेकिन अलायंस बीजेपी और इनके है। तो ये काफी मतलब डिस्कशन हुआ है, क्योंकि केसीआर, अगर आपको याद है, 2018 में राहुल गांधी को एक बफून बुलाया था। और ये उस समय हुआ था जब राहुल गांधी यहाँ पार्लियामेंट में, आपको मतलब सबको पता है कि वो मतलब प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया था। तो उस समय केसीआर ने राहुल गांधी को एक बफून बुलाया था, बोल दिया कि सारे देश को पता है कि राहुल गांधी कैसे आदमी है वगैरह। तो इस पे मतलब काफी डिस्कशन हो रहा है। मुझे कई लोगों ने ये भी कहा कि तेलंगाना में जो कांग्रेस के मुखिया हैं रेवंत रेड्डी, इज अ वेरी एग्रेसिव लीडर, और उसके बाद से कांग्रेस ने अपना स्टांस बदला है कि वी शुड नॉट लुक इन कोलैबोरेशन विद दीज पीपल, विद रीजनल पार्टीज ऑन द नेम ऑफ स्टॉपिंग बीजेपी। तो हमें अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को असर्ट करना होगा, इसलिए ये मैसेजिंग बहुत क्लियरली दी जानी चाहिए कि कांग्रेस टीआरएस से गठजोड़ नहीं करेगी। इज दैट राइट? ये एक्चुअली जब तेलंगाना जब बाइफर्केशन हुआ था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उस समय तो कांग्रेस भी एंडोर्स किया था, और पार्लियामेंट में हम सब देख लिया कि कांग्रेस का क्या एलिगेशंस था उनके ऊपर, ये बाइफर्केशन के ऊपर। सो इसलिए ये ज्यादातर सेंटिमेंट था कि हाँ, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो केसीआर के है और कांग्रेस, दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, क्योंकि दोनों चाहते थे कि ये बाइफर्केशन हो। लेकिन अगर आप इलेक्शन में देखोगे 2018 में, कांग्रेस ने बोल दिया कि हाँ, हमने ही बाइफर्केशन किया। केसीआर, क्योंकि उनकी एजिटेशन थे, उनको ही पॉलिटिकल डिविडेंस मिला था, तो इसलिए अगर आप देखोगे टीआरएस को कुछ 88 सीट्स मिला था, कांग्रेस को सिर्फ 19 सीट्स मिला था। तो ये स्ट्रैटेजी क्लियरली उनके लिए कुछ काम नहीं किया था। लेकिन केसीआर जब भी दिल्ली आता है, फॉर एग्जाम्पल सोनिया गांधी से मिलता है, और काफी कांग्रेस के लिए अगर आप देखोगे कि साउथ में कुछ रीजनल पार्टी के ऊपर पिगी बैंक करते हैं, जैसे तमिलनाडु में डीएमके के ऊपर पिगी बैंक करते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रेजेंस है। केरला में उनके ऑन इट्स ओन थोड़ा सा प्रेजेंस है, तो वहां ठीक है, कर्नाटका में भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे, और कर्नाटका में ये भी था कि कांग्रेस और जेडीएस के, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जब कांग्रेस जब भी बीजेपी के साथ हमला करना है, तो अगर उनका रीजनल लीडरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए या एक रीजनल पार्टी के ऊपर रिलाई करता है। तो तेलंगाना में अभी भी अगर आप देखोगे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है कि बीजेपी थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है तेलंगाना में। और आप ये देख सकते हैं अभी कि
मुनुगोडु लोकसभा बाईपोल चुनाव में में भी 4 सीटें जीते, बिल्कुल। हाँ, और लोकल पोल्स में, हैदराबाद लोकल पोल्स में कितना अमित शाह भी कैंपेन किया था। फिर ये मुनुगोडु बाईपोल्स जो अभी हो रहा है तेलंगाना में, उसमें भी अभी बोल रहे हैं कि 2 वे कॉन्टेस्ट हो बाईपोल्स को गया लेके भी बीजेपी बहुत और एलिगेशंस लग रहे हैं ना कि बहुत पैसा कहाँ से बटता है, इतना ज्यादा हाँ करप्शन हो रहा है। कर रहे हैं। लिकर बॉटल्स तो सब पार्टी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये और ये मतलब काफी कॉमन अनफॉर्चुनेटली साउथ फिनोमिनन है कि जब भी इलेक्शंस हो जाए लिकर बॉटल्स लेफ्ट राइट सेंटर देते हैं सब वोटर्स को। तो मुनुगोडु में भी यही हो रहा है कि इतना ज्यादा लिकर बॉटल्स, आपने शायद वो फुटेज भी देख लिया जहां एक टीआरएस आदमी लिकर बॉटल दे रहे हैं और चिकन भी दे रहे हैं। हाँ, वो तो हमने डिस्कस किया था ना पहले। हाँ, तो वो एक वीडियो है। और मुनुगोडु में क्लैशेस भी हुआ है टीआरएस और बीजेपी के खिलाफ। तो इसमें भी बोल रहे हैं कि 2 वे कॉन्टेस्ट हुआ है, कांग्रेस कहाँ पे है इस फाइट में। तो इसलिए कांग्रेस अभी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा उनके एक रीजनल लीडर जैसा इमेज बन जाए, लेकिन वो रेवंत रेड्डी कर सकता है कि नहीं, वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है। उतना ज्यादा बड़ा नहीं है जितना केसीआर है या इवन केटीआर है। जी, हम लोग लगातार जो वहां से रिपोर्टिंग हो रही है वो देख रहे थे, तो बार बार इस पे बात हो रही थी कि कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के लिए कहा गया कि यहाँ पर जो भीड़ दिख रही है उसमें सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनका एक बड़ा योगदान है। इस तरह की मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी। हमारा आखिरी टॉपिक है तमिलनाडु, तमिल समागम और इससे जुड़े विषयों पर। बताइए अक्षिता जी। तो अभी सौरभ, एक डायरेक्ट लिंक है नॉर्थ और साउथ के लिए। जैसे हम R1 शुरू किया है, इसी इंटेंट के साथ गवर्नमेंट ने भी ये कर दिया कि एक काशी तमिल संगमम रख रहे हैं 1 महीने के लिए। ये लोग वो वाली पट्टी चलाएंगे क्या, खबर का असर? हाँ इम्पैक्ट हुआ है क्यों नहीं। वैसे तो मतलब अगर आप देखोगे डीएमके वही बोल रहे हैं कि हमारा इम्पैक्ट है, हमने हिंदी इम्पोजिशन रेस किया तो इसलिए आप ये कर तो सब श्रेय ले लें आपस में, बस जो खाई सब है इम्पैक्ट ले लेते हैं। खाई बात है जी। तो क्या हो रहा है फिर डिसाइड? तो ये काशी तमिल संगमम है। संगमम आपको पता है संगमम क्या है? संगमम तमिल शब्द है संगमम। हाँ ऐसे एग्जैक्टली कॉन्फ्लुएंस संगम साहित्य की भी है ना। हाँ हाँ। तो ये एक्चुअली नवंबर 16 से दिसंबर 16 के लिए है। और ये एक्चुअली एक बहुत ऑस्पिशियस समय है तमिलनाडु में, कार्तिकेय मासम बोलते हैं इस समय को। तो इसलिए ये कनेक्ट हो रहा है क्योंकि सरकार बोल रहे हैं कि जितने भी काशी और तमिलनाडु के कनेक्शन है उसके ऊपर थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करें। आप तो सुना होगा काशी से कांचीपुरम तक, काशी से कन्याकुमारी तक। तो इससे थोड़ा सा हम लोग क्या उत्तर भारत में दक्षिण की काशी कहा जाता है, कांची को। हाँ हाँ, कांचीपुरम को। वैसे तो अगर आप देखोगे ये जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है साउथ में, तमिलनाडु में ज्यादातर जगह में, जैसे तेनकासी में, वहां पे भी एक काशी विश्वनाथ टेम्पल आपको मिलेगा। और ज्यादातर जगह में तमिलनाडु में मिलेगा ऐसे कि एक काशी टेम्पल होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जितना भी बनारस के घाटों पर भी घूमते हैं तो बड़े पैमाने पर तमिलनाडु से आए श्रद्धालु हमें वहां दिखते हैं। एक घाट तो पूरा डेडिकेटेड ही है। अच्छा, हाँ। यू हैव नेवर बीन टू बनारस? नहीं, कभी नहीं। ओह, यू मस्ट। आई नो, आई हियर दिस अ लॉट, पर हाँ यही प्रॉब्लम हो जाता है ना, नॉर्थ में कभी किस जगह पे भी गिरी गई हूँ। तो वैसे अगर आप देखोगे कि तमिल स्क्रिप्चर्स में भी काफी काशी के रेफरेंसेस भी है। और इसके ऊपर इसलिए ऐसे एक 1 मंथ के टूर पैकेज है। इसमें आईआईटी मद्रास है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पार्टनरशिप है। और इस 8 डे पैकेज में अगर आप काशी से हो, अगर आप नॉर्थ से हो, यूपी से हो, तो आप तमिलनाडु जा सकते हो। और 3 जगह लेकर जाएंगे, चेन्नई को, रामेश्वरम को और कोयम्बतूर को। तो इस 3 जगह कवर करेंगे। अगर चेन्नई से लोग आ रहे हैं या तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि गंगा क्रूज पे लेकर जाएंगे, फिर वाराणसी लेकर जाएंगे, अयोध्या को, और वाराणसी के जितने भी मंदिर है वो सब दिखाएंगे। तो यही है एक्चुअल प्लान कि ये 1 महीने के लिए जितने भी लोग इस साइड और उस साइड जितना भी एजुकेशन अवेयरनेस दे सकते हैं उसके ऊपर सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लान कर दिया है। नमस्कार। सौरभ और अक्षिता जब बात कर रहे थे तो उन्होंने एक खास बात का जिक्र किया, यानी जो दक्षिण भारत है और जो उत्तर भारत है इनका संगमम, यानी एक मिलाप, एक दोस्ताना रिश्ता। ये आजकल से हुआ शुरू तो नहीं, कई हजार सालों से दक्षिण भारत और उत्तर भारत एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। उसका जीता जागता उदाहरण है ये मंदिर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ।
यानी जिस तरह से कैलाश उत्तर भारत में है, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये दक्षिण कैलाश कहा जाता है, यानी दक्षिण कैलाश, राइट। और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर काशी में यानी बनारस में जिस तरह की पूजा आप करते आ रहे हैं वो तमाम पूजा अर्चनाएं, आराधनाएं और जो पूरा प्रोसेस वो यहाँ पर भी होता है। दक्षिण कैलाश या फिर तेनकासी के नाम पर कुछ एक यहाँ पर तमिलनाडु में भी मंदिर है। यानी जिस तरह से आज लोग लड़ते झगड़ते हैं मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, ऐसा उस जमाने पर नहीं था। यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे मेरी बात हुई तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई और डिस्कस हुआ। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, महंत हैं, इनके परिवार ने तकरीबन 7 पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करी है। सर वणक्कम। नमस्कार। சார் வடநாட்டுக்கும் தென்னாட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த கனெக்ஷன், அதாவது பனாரஸில் எப்படி அங்கே இருக்கக்கூடிய காசு இருக்கும், அதே மாதிரி தென்காசியில் இருக்கக்கூடிய விஷயம், வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய கைலாசமும் இந்த கைலாசத்துக்கும் கனெக்ஷன். நம பார்வதி பதவே சிவ சிவ மகாதேவா. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாற்றவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கு அறியவன், நிலவுலாவிய நீர்மலி வேலியன், அழகில் சோதியன், நம்பளத்தில் ஆடுவான், மலர் சிரம்படி வாழ்த்தி வணங்குவோம். நமஸ்காரம். आप तक की जो भाषा का जो इशू रहता है हमेशा उत्तर और दक्षिण का, उसमें कोशिश करता हूँ जो भी इन्होंने कहा मैं आप तक पहुँचाने की। जब मैंने इनसे पूछा कि जो उत्तर भारत में जब हम देखते हैं कि बनारस हुआ, काशी हुआ और कैलाश हुआ, उसमें फ़र्क क्या है, क्या फ़र्क है और क्या समानताएं हैं, तो इन्होंने ये कहा जो पीछे हमारे मंदिर है इसमें जो लिंग है ये काशी से लेके आएगा लिंग है। तकरीबन 1500 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है और इनका ये कहना है कि जो भी आप पूजा पाठ, जो भी आप जो प्रोसेस होता है पूजा का, जो बनारस में काशी में करते हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं, यहाँ पर भी करी जाती हैं, क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो पुल जो एक बांध है, जो पुल है, वो ऐसे ही बना है। यानी जिस तरह से मंदिर बने, जिस तरह से हमारा जो कल्चरल जो एक ताना बाना जो बुना गया इतने सालों से, वो ये मिसाल है और ये इस चीज़ को दिखाता है, दर्शाता है कि किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। जो हमारे शास्त्र है वो किस तरह से दक्षिण उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ऐसे ना देखकर हर जगह की अपनी अपनी चीज़ें थी जिसने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ा। सो इनसे मैंने ये पूछा कि जिस तरह से उत्तर भारत में कैलाश है या फिर काशी है, उसी तरह से यहाँ पर भी इस प्रतिमा जो भी अंदर भगवान है इनको भी काशी विश्वनाथ ही कहा जाता है। तो ये जो इतना खूबसूरत ताना बाना है, अब जो आप देखते हैं हिंदू मुसलमान वाली जो डिबेट्स होती हैं, हिंदी संस्कृत या फिर तमिल वाली जो डिबेट्स होती हैं, इन सब से आगे लोग कई सालों से एक साथ जुड़ते चले आए हैं। इनसे इसका जवाब, ये जो इलाका है पूरा फार्मर्स का इलाका है, किसान यहाँ पे है। 3 महीने चावल की खेती होती थी, 3 महीने गेहूं की खेती होती थी और 3 महीने में बाकी खेतियाँ होती थी। तो जो लोग होते थे वो यहाँ पे आते थे, अपनी आराधना चढ़ाते थे। चढ़ावा जो होता था वो धान का होता था। तो इस समय किसी भी तरह का जाति या फिर मजहब के नाम पर किसी ने किसी को नहीं बांटा था और वो ऐसा समय था जहाँ पर किसान की ही आइडेंटिटी के साथ मंदिर के अंदर घुसता था और यहाँ से जो भी उनको कनेक्ट मिलता था, जिस तरह से भी वो अपना व्यापार कर पाते, तो सब कुछ मंदिर के जरिए होता था। और ये तमाम जो चीज़ें हैं, राजा जो थे उस जमाने में, उन लोगों ने बहुत खूबसूरती से इसको देखे गए। लेकिन आज जो आप देखते हैं, हिंदू मुसलमान हो गया, जातिवाद हो गया, ये तमाम चीज़ें समय के साथ साथ बढ़ती चली गई, बदलती चली गई, जहाँ पर लोगों ने ये कोशिश करी कि हमें कमांड चाहिए, हमें कंट्रोल चाहिए। और ऐसा तब था नहीं। जब इस तरह से मंदिर बन रहे थे, उत्तर और दक्षिण का जो एक बांध बांधा जा रहा था, पुल बांधा जा रहा था, तब ऐसा कुछ नहीं था। तो दक्षिण कैलाश के आपके मैं कुछ और दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा। वो कहानियां हैं जो हम सबको बांधे रखती हैं। नमस्कार।
थैंक यू सो मच। तो खास तौर पर तो जब मैं इस मंदिर के बारे में बात कर रहा हूँ, इस मंदिर में आप देखें तो कुछ 1500 साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पे कुछ 7-8 पीढ़ियों से एक ही परिवार इस पूरे मंदिर का जो है रख रखाव कर रहा है। अगर आप मेरे पीछे देखें, मैं कुछ एक दीवारें आपको दिखाना चाहूँगा। दीवारें टूट चुकी थी, बहुत ही बुरी हालत में थी और उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इस मंदिर को फिर से खड़ा किया, यानी फिर से बनवाया। और अभी भी वो जो पुरानी दीवारें हैं, 1000-1500 साल पुरानी जो दीवारें हैं, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे लिंग जो है, शिवलिंग जी जो है, वो काशी से लेके आए गए शिवलिंग है और इनको भी काशी विश्वनाथ के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। इस पूरे मंदिर की अगर आप बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि मंदिर का मतलब जातिवाद और इन तमाम चीज़ों से जोड़ दिया गया, लेकिन इस मंदिर की खास बात जो मुझे पता पड़ी वो ये थी कि इस मंदिर के आसपास जितने भी गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं और ये तमाम गांव किसानी पर निर्भर है और यहाँ के जो किसान हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है। यानी चेट्टीनाडु में ये मंदिर पड़ता है। 84 विलेजेस इस मंदिर को प्रे करते हैं, पूजा करते हैं और ये 84 विलेजेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है और सभी के सभी किसान थे। तो वो जो किसानी करते थे, 3 महीने गेहूं की खेती होती थी, 3 महीने चावल धान की खेती होती थी, 3 महीने सब्जियां ये लोग उगा लिया करते थे और 3 महीने कुछ और किसानी होती थी। तो जब जब इनकी फसलें कटती थी, हर वक्त मंदिर का एक हिस्सा होता था, मंदिर को लाके ये लोग दान दिया करते थे। तो यहाँ के पुजारी का ये कहना है, अभी जो मैं जातिवाद देखता हूँ या फिर मजहब के नाम पे जो भी चीज़ें मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं था। यहाँ पर किसी को भी जाति के नाम से नहीं जाना जाता था, यहाँ पर किसी को भी मजहब के नाम से नहीं जाना जाता था। किसान अपने चढ़ावे लेके आते थे, जो भी वो उगाते थे वही लेके आते थे, ना भी लेके आए तो भी कोई बात नहीं थी। लोग यहाँ पर मिलते थे, यहाँ पे बैठते थे, यहाँ पे बातें क्या करते थे, अच्छी बातें क्या करते थे, गांव के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में क्या कर सकते हैं, इस तरह के विचार यहाँ पे जो है पनपते थे और इसी तरह का यहाँ पे माहौल बना रहता था। तो जब मैंने और कुछ चीज़ें इस मंदिर के बारे में जानने की कोशिश करी तो ये कहा गया कि पहाड़ वहाँ पर भी है, पहाड़ यहाँ पर भी है, लेकिन वो पहाड़ बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ के ऊपर आप काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कैलाश जो पर्वत है उसके बारे में उन्होंने बात करी। काशी की अगर आप बात करें, धाम है, घाट है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बात करी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी एक पहाड़ है, लेकिन ये इस पहाड़ की खासियत ये है कि चारों तरफ मिट्टी है और मिट्टी के बीच से निकला हुआ ये पहाड़ है। तो जब इस तरह की जब बातें हम कर रहे थे, मैं इस मंदिर के बारे में और भी कुछ चीज़ें जानने की जब कोशिश कर रहा था, तब उन्होंने संस्कृत में कुछ एक श्लोक सुनाया और वो श्लोक मैं आपको सुनाऊंगा भी। तो जब मैंने उनसे ये पूछा कि आप तो संस्कृत में श्लोक पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हिंदी का इतना चलन नहीं था और तमिल हिंदी के जो वॉर भी बीच बीच में चलता रहता है, तो वो सब का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो लोगों ने बना दिया है। ठीक, यहाँ पर तमिल में भी आराधनाएं होती थी, यहाँ पर संस्कृत में भी होती थी, या फिर यहाँ पे वैसे भी लोग आते थे जिनको शायद इन सब मंत्र उच्चारणों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, उनको बस अच्छा लगता था मंदिर में आना। और उत्तर और दक्षिण का जो ये मेल है, यानी जिस तरह से उत्तर भारत में जो मंदिर है उसी के दक्षिण ब्रांचेस, दक्षिण के जो मंदिर है उनमें भी काफ़ी सारे इस तरह के नामों का समानताएं आपको देखने को मिलती है। लेकिन उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उनका जो बनने का तरीका है और यहाँ पे जो मंदिर है इधर बनने का तरीका अलग है। और एक खास और चीज़ मैंने यहाँ जानने की कोशिश करी कि किसी राजा ने शायद ये बनाया होगा, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि सर यहाँ पर किसी राजा का कोई हाथ नहीं है, खास तौर पर इस मंदिर का। यहाँ से थोड़ी ही दूर वीरपांडिया कट्टबोमन का एक किला भी है जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी रहा करते थे। उसके अलावा कीलानेली कोटे करके एक जगह है, वो भी किसी राजा का था। लेकिन इस मंदिर में ऐसा कुछ नहीं, ये लोगों का मंदिर है और यहाँ पर किसी भी जाति को, किसी भी मजहब को या फिर किसी भी जाति विशेष को कोई दर्जा नहीं दिया गया है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मंदिर है, ये पूरा का पूरा जो मंदिर है वो सिर्फ किसानों के लिए और किसानों से बना हुआ ये मंदिर है।
कि देखिए कितनी खूबसूरत सी बात है जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं, जब आप जाति की बात करते हैं, जब आप मजहब की बात करते हैं, इन सब को पार करके 1500 साल पहले काशी से एक लिंग निकल के आता है, लेके आया जाता है और दक्षिण के एक छोटी सी जगह पे लाके उसको रखा जाता है। और ये कहा जाता है कि जो वहाँ पे जो पावर है, जो शक्तियाँ हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा हम यहाँ पर भी लेके आएंगे। और इसी तरह से ये पूरा दक्षिण और उत्तर का जो संगमम जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो आजकल नहीं, कई हजारों सालों से चलती आ रही है। नमस्कार। इंटरेस्टिंग। तो आरवम अब यहाँ पर समाप्त होता है। क्या है रिकमेंडेशन इस हफ्ते की, बताइए। आपके बुक के लिए मैंने एक्चुअली जब मैं ये सब पढ़ा रही थी तो मेरे को याद आ गई कि एक बहुत बड़ा तमिल एपिक है जो अब तक हमने बात नहीं किया है, जो जिसका नाम है सिलापदिकारम। सिलापदी? आपने कभी सुना है स्टोरी ऑफ कन्नगी? कन्नगी? हाँ, आप चेन्नई गए हो सौरभ? अच्छा, तो चेन्नई में जितने भी लोग गए हैं हमारे व्यूअर्स से, आपको शायद एक स्टैचू कई जगह में मिलेगा जहाँ एक लड़की ऐसे पूरे स्ट्रॉन्ग खड़े होकर ऐसे एक हाथ ऊपर करके एक एंकलेट हो गए उनके हाथ में। तो ये है स्टोरी ऑफ कन्नगी, और ये एक्चुअली इस एपिक में डिस्क्राइब करते हैं सिलापदिकारम। तो सिलापदिकारम के ट्रांसलेशन है स्टोरी ऑफ एंकलेट। मैंने गूगल किया तो देखा अमर चित्र कथा में स्टोरी है पूरी कन्नगी की। हर लव कॉन्कर्स। हाँ, कन्नगी की वैसे तो इंग्लिश हिंदी में सब कुछ मिलेगा, बहुत अच्छा स्टोरी है। बताइए बताइए। तो ये मैं, अच्छा, कन्नगी की स्टोरी, कन्नगी की यही स्टोरी है कि उनके एक पति कोवलन के नाम से था। उनके हस्बैंड उनपे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा था एक डांसर के साथ, लेकिन कन्नगी फिर भी उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग से कड़ी थी। और जब उनके पति पूरे जितने भी पैसे था उनके पास उस डांसर पे पूरा स्पेंड कर दिया, फिर उसको पता चला कि हाँ, मेरे वाइफ इतने अच्छे हैं, मेरी पत्नी इतने अच्छे हैं। मैं मतलब मॉडर्न टेक जैसा मेरे हिंदी में बात कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो फिर वो वापस कन्नगी के पास आते हैं, और क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, कन्नगी उनकी एंकलेट देते हैं। एंकलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। पाजे। पाजे। तो उनके पाजे, हाँ, तो उनके पाजे उनको, अच्छा, पायल देते हैं उनको बेचने के लिए। और जब उनके पति जाते हैं बेचने के लिए, कुछ लोग उनको पकड़ते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये पायल उसने महाराजा से चुराया, कि ये एक्चुअली महारानी की पायल है। तो उनको ऐसे ही बिना कुछ ट्रायल, बिना कुछ करके उसको किल करते हैं, बिहेड करते हैं। तो कन्नगी बहुत गुस्सा होकर महाराजा के सामने आती है, और जो पायल वो पति, उनके पति बेचने के लिए कोशिश करती है, उसको वो ऐसे खड़े होके टूटती है। तो उसके अंदर रूबीज थे पूरे, और फिर पता चलता है कि ये कन्नगी के पायल थे, क्योंकि जो महारानी की पायल थी उसके अंदर पर्ल्स थे। तो जब वो ऐसे खोलती है, रूबीज बाहर आती है, तो फिर महाराजा को पता चलता है कि हाँ, मैंने गलत की। तो कन्नगी उस समय उसको कर्स करते हैं, बोलती है कि आपको मैं कर्स करती हूँ, महाराजा को। और फिर बोलती है कि पूरे शहर जो है, मदुरै के शहर है, वो पूरे जलाएगा। और फिर वो बाहर जाती है। महाराजा को बहुत बुरा लगता है, तो उसने आत्महत्या करता है। और जैसे कन्नगी के कर्स है, वैसे ही मदुरै में मदुरै की सिटी जो है वो बर्न हो जाता है, जब तक पर्सनल एक इंटरवेंशन आता है। और कन्नगी बोलती है कि ठीक है, मैं कर्स वापस लेती हूँ। तो ये स्टोरी बहुत फेमस है कि जस्टिस के सिस्टम को अपहोल्ड करना है, और कन्नगी कैसे कर दिया उनके पति के लिए। और जो मतलब एक चेस्ट वुमन बोलते हैं चैस्टिटी के ऊपर, उसको कन्नगी का मतलब बोलते हैं कि वो एक एपिटोम है उसके। तो ये स्टोरी बहुत फेमस है तमिलनाडु में। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो कन्नगी की स्टैचू आप सब जगह देखोगे, मंदिर में भी। दैट इज वाई आई फील सो फॉर्चुनेट कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कितनी चीजें हैं जानने को, अपने आप को समृद्ध करने के लिए। थैंक यू सो मच अक्षिता। इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू ऑन एंड ऑफ स्क्रीन। और नेक्स्ट वीक यश आएगा। यस यस, यश आएगा। चलिए, आप अपना खूब ख्याल रखिए। यू हैव अ सेफ एंड प्लेजेंट ट्रिप टू मुंबई। आरवम यहीं पर समाप्त होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप देख रहे हैं, अब हम लोग आरवम में अपने रंग में वापस आ रहे हैं। बिल्ली भी आ रही है बीच में,
स्मोकी भी आ रही है, प्रॉमिसेस भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे ही लल्लन टॉप पर बिना किसी कट के आपको आनंद भी मिलता रहेगा, ज्ञान भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।